हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस में सभी डियर स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर 1 को देखे थे और जिस जिस कैंडिडेट ने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है, जिस वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताए थे 11 क्लास के आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स 11 क्लास के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। जिस जिस कैंडिडेट को कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो भी सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। और ऐसे तो हम लोग आमतौर पर मैंने वादा किया था कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव को पढ़ाएंगे, जियोग्राफी को भी पढ़ाएंगे। अगर इतना सब्जेक्ट पढ़ाने के बावजूद भी अगर किसी के एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट है तो वो बोल सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट को भी बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री के चैप्टर 1, तो हम लोग अभी आज के बाद कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो एक वीडियो पर कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट चैप्टर होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, हम लोग कोई भी चैप्टर हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो, एक वीडियो पर आप लोगों को 4 से 5 चैप्टर देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा। ये मेरा दावा है दोस्तों। अगर आप लोग जितना बता रहे हैं, अगर उतना पढ़ लिए तो आप लोगों को 70% नंबर आराम से उठ सकते हैं। सिवाय दोस्तों ये है मेरा शर्त कि जितना बताए जाएंगे उतना आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक कोई कैंडिडेट अपने फ्रेंड को या अपने भाई बहन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये प्रॉफिट मिल सके और घर बैठे बिना कोचिंग के झंझट से, बिना ट्यूशन के झंझट से काम करके आराम से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मिसाइल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप लोग तब सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोगों को ध्यानपूर्वक से रखना होगा। इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये है चैप्टर 1 और आप देख रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद कोई भी टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे तो एक ही वीडियो पर 4 से 5 चैप्टर होंगे। अभी तक जो कैंडिडेट मिसाइल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ आर्ट्स के लिए है और अगर आप कह सकते हैं तो जो इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट से है और कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट होगा। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आर्ट्स के सिलेबस, आर्ट्स के इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सेम टू सेम होते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने आज पहला प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। और पहला प्रश्न बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था, तो हम लोग इसको टिक लगाएंगे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब प्रकाशित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1776। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेगनर फ्रिश। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तट समान है किसने कहा। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उतना खास नहीं है, ये आप लोग पढ़ेंगे भी तो चलेगा और नहीं पढ़े तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। अगर हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक रखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्शल। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कल्याण संबंधित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी। इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किस शाखा से सम्मिलित है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक
के लेखक कौन है? जी मेरे डियर स्टूडेंट, अभी मैंने पहला प्रश्न में बताया था कि इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखें चैप्टर 1 से। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप याद रखिए और मेरा वादा है कि इकोनॉमिक्स में जब भी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो पहला प्रश्न नहीं होगा कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था, क्योंकि पहला प्रश्न पहला टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स। जी रॉबिन्स जी ने ही कहा था अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास केंद्रित, ग्रोथ सेंट्रॉइड। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग ना भी पढ़े तो चलेगा, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी आंसर बता देना चाहता हूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअलसन। अगला प्रश्न है, जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है वह क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का सार क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभता और चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के स्थान पर मानव को महत्व किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन पर मैंने VVI लगा रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले 2021 में आप लोगों को भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा पीगू। पीगू जी ने ही धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों उतना खास नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ क्या सही है। क्वेश्चन यही कहता है कि क्या सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित साधन और आवश्यकता असीमित। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने ही एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था ग्रोथ ऑफ नेशन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अर्थशास्त्र के में एक पुस्तक लिखा था एडम स्मिथ ने, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। अगर पूछा जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था, तो उसका राइट आंसर होगा 1776। मैंने पिछला क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसने कहा था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीगू। पीगू जी ने ही कहा था अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। अगला प्रश्न है और आज का और पहला टॉपिक का लास्ट प्रश्न है जी मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 को लेकर एक ही वीडियो में हम लोग आएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में अगर भले ही 15 मिनट की जगह में 25 मिनट लग जाए तो एक ही वीडियो में 4-5 चैप्टर पढ़ने में हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। मार्शल जी ने ही इसको कहा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं। कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे अभी कैंडिडेट मेरे वीडियो को नहीं देखा है, जिस वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताए थे, तो प्लीज़ करके वो सिलेबस के बारे में सबसे पहले देख लें। और उसमें बताया गया था, उसमें आपको सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा जाएगा। जो टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपको वही टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं तो वो क्वेश्चन को आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट अभी तक बता दे रहा हूँ कि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन के एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको वीडियो में उसको भी बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक्स, जो 11 क्लास इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। जो आर्ट्स है या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स दोनों का सेम होता है, तो कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम दिया हुआ है सांख्यिकी अर्थ क्षेत्र एवं महत्व, आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक द्वितीय आंकड़े या समंकन। नेक्स्ट आपका दिया है चौथा टॉपिक का नाम है आंकड़ों के संकलन की विधियाँ, संगणना एवं निर्देशन विधियाँ। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक। मैंने बताया था कि एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक। तो दोस्तों अभी तक जिस कैंडिडेट ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 क्लास के आर्ट्स, इंटरमीडिएट के आर्ट्स क्लास 11, जो आर्ट्स से रिलेटेड हो या कॉमर्स से, दोनों को बार बार बता दे रहा हूँ कि दोनों का इकोनॉमिक्स सेम होते हैं। तो कल हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस किए हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक्स दूसरा टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी किसका अध्ययन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक क्रियाएं और रोजगार के कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी के सही कथन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी क्षेत्र में सम्मिलित है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल। क्वेश्चन है सांख्यिकी क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्वभाव, सीमाएं, विषय सामग्री। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है एक वचन रूप में सांख्यिकी की अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकत्रीकरण। अगला प्रश्न है क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी सांख्यिकी आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1749। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, टॉपिक दूसरा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गॉटफ्राइड आकेनवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है सांख्यिकी का कार्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जटिलता को सरल बनाती है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वचन और बहुवचन दोनों में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के किस शब्द से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सांख्यिकी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादन लागत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी लागू है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्यक व विधि, मेथड डाटा। अगला प्रश्न है सारणी के प्रारूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या, शीर्षक, मुख्य टिप्पणी। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी कला एवं विज्ञान किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिप्पेट। टिप्पेट ने कहा था सांख्यिकी एक कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स कौन से लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी से आशय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है सांख्यिकी की माध्यों का विज्ञान है या किस परिभाषा ने दी है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है यह परिभाषा किसने दी, अथवा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है यह कथन किसने कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल बाउले। अगला प्रश्न है सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी अध्ययन की व्यवस्था को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों हम लोग देखिए अभी तक देखिए चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंटरमीडिएट के आर्ट्स से रिलेटेड चैप्टर 2 को देखें अभी हम लोग। तो चलिए हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि हम लोग कोई भी वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को नहीं 3-4 टॉपिक को लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें। तो चैप्टर 3 का आज का पहला प्रश्न है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणनाकार। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक आंकड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोस्तों याद रखें एग्जाम देने से पहले। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंकड़ा। अगला प्रश्न है प्रकाशित आंकड़े डैश आंकड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी। अगला प्रश्न है प्राथमिक आंकड़े हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य, ओरिजिनल। अगला प्रश्न है सांख्यिकी योजना और अनुसंधान करने वाला। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी योजना और अनुसंधान करने वाला डैश क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान करता। अगला प्रश्न है संग्रह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगणना प्रणाली।
चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे प्रतिदर्श का गुण नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर भी हम लोग बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है समग्रह के एक छोटे भाग को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशन। अगला प्रश्न है सूचक शिक्षित होते हैं और विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, वहाँ क्या प्रयोग होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डाक द्वारा। अगला प्रश्न है निर्देशन विधि के लाभ। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आंकड़ों के स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पर दोस्तों मैं VVI लगा रहा हूँ, आप थोड़ा कृपया करके उसको ज़्यादा ध्यान दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगला प्रश्न है आंकड़ों की महत्ता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सूचना और अनुसंधान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सर्वेक्षण है। पिलॉट सर्वेरी इज गलत घटना। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीफोन साक्षात्कार डैश संग्रहण की विधि है। प्राथमिक आंकड़े या डाटा आवृत्ति वर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंकड़े। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लिप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। द्वितीय सम्मक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाशित आंकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आंकड़ों का सरकारी स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है जो सम्मक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक संगक अनुसंधानकर्ता प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं हिमसेल्फ। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति संस्थान द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैर सरकारी अनुसंधान। अगला प्रश्न है अच्छी प्रश्नावली का गुण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और चैप्टर दोस्तों चैप्टर 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आप देखेंगे चैप्टर 4। जी मेरे डियर स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 में कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 4 में। तो आपको यहाँ से चैप्टर 4 होता है और चैप्टर 4 स्टार्ट होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट वो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर 4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह दोस्तों अच्छा न्यायदर्शन आधारित होते हैं। ये भी क्वेश्चन उतना खास नहीं है, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए ऑप्शन नंबर ए। यह भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट अभी तक पूछे नहीं गए हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि दोस्तों मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है समग्रह के छोटे भाग को कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्दर्श। अगला प्रश्न है संगणना विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी मेरे डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखें। संगणना विधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इकाई एक रूप ना हो। अगला प्रश्न है क्या सही है।
ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में कि क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम लोग, संख्यात्मक, वर्णात्मक और भौगोलिक आधार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत निर्देशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से निर्देशन का एक प्रकार कौन सी नहीं है। ये भी क्वेश्चन उतना खास नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि संग्रह में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदर्श अनुसंधान। अगला प्रश्न है, संग्रह की प्रति इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगणना प्रणाली। अगला प्रश्न है, संग्रह का सभी इकाई के प्रतिदर्शन में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देव निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हम लोग बचपन में कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और इसी से दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कम से कम 5 मैथ पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, रेंज, ये सब पूछे जाते हैं। तो मैं एक वीडियो में खास करके उसके लिए बताऊंगा कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों दिखा है कि बारंबारता में जो हम लोग 5 लिखते हैं वो किस तरह लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग लिखते हैं कैसे, 1 2 3 4 और यहाँ से क्रॉस करते हैं तो 5। फिर दोस्तों अगर हमको 10 लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग 9 लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5, फिर बोलते 6 7 8 9। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान की विधियां कितनी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। न्याय दर्शन के आकार के बढ़ने पर त्रुटियां घटती है, बढ़ती है, क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। अगला प्रश्न है, जनगणना अनुसंधान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण देव निर्देशन में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिप्पेट संख्या लॉटरी विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, सविचार निर्देशन के दोष क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभ्रम। अगला प्रश्न दोस्तों नहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ही देखेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजातीय सम्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देव निर्देशन प्रणाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्शन का आवश्यक गुण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संग्रह इकाई। तो दोस्तों हम लोग आज देखे चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को हम लोग डिस्कस किए। तो दोस्तों अब हम लोग इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 5 को हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सभी क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और जितना बता रहा हूँ दोस्तों कि उतना आप लोग कीजिए। वादा है कि इससे बाहर आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों अभी तक कोई भी वीडियो का अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों रोज़ आपको सुबह शाम हर एक टॉपिक बाई टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट का पढ़ा जाएगा। और इतना सब्जेक्ट पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे ये टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसके लिए वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों सभी फ्रेंड को, भाई बहन को इतना शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी भाई बहन बिना ट्यूशन बिना कोचिंग किए अच्छे से पढ़कर पास हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में
फेल भी हो जाते हैं 1 नंबर की वजह से, क्योंकि दोस्तों वो ट्यूशन या कोचिंग क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड भाई बहन को ये वीडियो शेयर करें, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट सभी भाई बहन बिना कोचिंग किए बिना ट्यूशन किए घर बैठे आराम से पढ़ लिख कर पास हो सकते हैं। क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि 16 नंबर में फेल और 17 नंबर में पास। आप जान रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट कि 1 नंबर कितने मायने रखता है। 1 नंबर की वजह से आप 1 साल बैक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं जितना बता रहा हूं आप लोगों को उतना ईमानदारी के साथ पढ़े। इतना पढ़ने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर आप जितना पढ़ाए हैं उनमें से क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें। मेरे डियर स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूं कि स्किप करके कोई भी वीडियो को ना देखें, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाता है और जो क्वेश्चन पर मैंने VVI लगाएंगे वो क्वेश्चन आप लोग खास करके ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस प्रकार आज का पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष के बाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न दे प्रोफेसर PC महालनोबिस कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ईमानदारी के साथ पढ़े, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगला प्रश्न दिया है साक्षरता की दर 2011 के अनुसार कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना की विशेषता क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NSSO का क्या अंग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर भी एक बार आंसर बता देना चाहता हूँ। उतना खास नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम्मक विधायन प्रभाग किस शहर में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं NSSO की संरचना में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या की गणना अब होगी। 10 साल बाद बात होती है मेरे डियर स्टूडेंट जनगणना। तो अगर 2011 में हो चुके हैं तो फिर 10 साल बाद कब होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 का 2011 के दशक में भारतीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक प्रतिशत औसत दर थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSS की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आज जितना भी क्वेश्चन है ना मेरे डियर स्टूडेंट, आज सब क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार कितने थे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 2011 के अनुसार कितने लोग रहा करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 382। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या गणना होती है कितने साल बाद होती है। तो अभी बताया मैंने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या 2011 में करोड़ों में है, कितने जनसंख्या थे। 2011 में कितने करोड़ जनसंख्या थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनगणना के संबंध में क्या सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है औद्योगिक समकों का संग्रह होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए NSSO। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है FOD के कितने जोनल कार्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। मेरे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि FOD के कितने जोनल कार्यालय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन प्रत्याशा 2011 की जनगणना अनुसार है। इसका सही उत्तर होगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आंसर बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 66.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर 5 का लास्ट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी थी। मेरे डियर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2011 में जब जनगणना हुए थे तो 1000 पुरुष में कितने महिलाएं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 से 43। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 स्टार आप लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोग देखे चैप्टर 5 के क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और हम जितना क्वेश्चन आपसे आपको बता रहे हैं उतना ईमानदारी के साथ आप पढ़े मेरे डियर स्टूडेंट, उतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो एग्जाम में जो देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 6, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 6 का पहला प्रश्न है वर्गीकरण सारणी का क्या है, डैश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्गीकरण सारणी का क्या है, आधार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्गीकरण तत्वों को क्रमबद्ध करने की क्रिया है, यह कथन किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LR कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए आंसर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विभिन्न वर्गों से संबद्ध तत्वों के समूहों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे डियर स्टूडेंट मेरे तरफ से लाजवाब क्वेश्चन है। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 4-5 स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इतना खास नहीं है मेरे डियर, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन का आधारित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ग के मध्य बिंदु पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रास का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्गीकरण सूचित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्गों को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट कि इससे कम संचयी आवृत्ति वितरण से जोड़े जाने वाली सीमा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निचली, लोअर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा चर खंडित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट, मेरे सबसे प्यारी क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत पसंद करता हूं और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम पर देखने को मिलेंगे, हर एक एग्जाम पर मेरे स्टूडेंट। इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोल सकते हैं इस प्रकार के आपको पूछा जा सकता है कि बहुलक ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें, यह भी हो सकता है कि परिसर ज्ञात करें। 5 प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि माध्य ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें, ये सब के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ में, इकोनॉमिक्स से मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे स्टूडेंट में। उनके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा, लाएंगे मेरे स्टूडेंट। वो बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार फॉर्मूला बेसिक बनते हैं। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट जो मोड, मिलियन, मिड, रेंज, परिसर, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सब क्वेश्चन को भी हम लोग एक अगला वीडियो में, एक पिछला वीडियो में, कोई भी एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्योंकि अगर डियर स्टूडेंट आपको अगर मालूम होता है कि मध्य, माध्यिका, बहुलक किसे निकाले जाते हैं, तो आप आराम से 4 से 5 नंबर इकोनॉमिक्स में उठा सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका पूछ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि 60 से 100 का मध्य बिंदु क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 80। कैसे निकालेंगे 80, कैसे आएगा मेरे डियर स्टूडेंट, आप कुछ मत कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ कि अधिकतम प्लस न्यूनतम जो दिया है मेरे डियर स्टूडेंट वही लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2, बस इतना आप कर दीजिए। 100 और 60, 160 होता है मेरे डियर स्टूडेंट, और 160 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आता है 80। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, मैं इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाऊंगा जरूर। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर किसी को मोड, मिलियन, मिड, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर का अगर प्रश्न चाहिए किस प्रकार एग्जाम में बनाएंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, लेकिन अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 2 चरों के परस्पर वितरण से इस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कहता है मेरा डियर स्टूडेंट कि एक वर्ग निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। अभी मैं बताया मेरे डियर स्टूडेंट कि क्या कहा जाता है, अभी तुरंत मैं क्वेश्चन को आप लोगों के सामने बता चुका हूं, तो आप लोग इसको आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग अंतराल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, खंडित चरों के लिए अधिकतम या अधिक उपयुक्त वर्गांतर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और चैप्टर 7 और 6 का आज लास्ट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैंने कई बार एग्जाम में आते हुए देखा मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कालानुक्रमणी वर्गीकरण में आंकड़े निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समय, टाइम। तो मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक जो कैंडिडेट वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके वह सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करे, ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ मेरे डियर स्टूडेंट सभी वीडियो आप लोगों के सामने पहुंच सके। तो मेरे डियर स्टूडेंट मिसल क्लासेस में आपको 11 क्लास के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, ये मेरे डियर स्टूडेंट मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ
जो आर्ट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उन्हीं के लिए प्रॉफिट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, जो कॉमर्स से रिलेटेड है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स के इकोनॉमिक्स दोनों सेम होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे डियर स्टूडेंट गए हैं या पूछे जाएंगे। यहाँ आप लोगों को फालतू क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी महीना में होने वाले हैं, जनवरी या फरवरी महीना में होने वाले हैं, और हम लोगों के पास बहुत कम समय है। तो इतने कम समय में सभी सिलेबस को डिस्कस करना आसानी नहीं है, इसलिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वही सब हम बताएंगे। मेरे डियर स्टूडेंट मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो जो कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन को शेयर करें। जो भी कैंडिडेट आर्ट्स से रिलेटेड है सभी को ये वीडियो इतना शेयर करें मेरे डियर स्टूडेंट, ताकि सभी स्टूडेंट घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट या ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वादा किया था कि आपको मिसाइल क्लासेस में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड हर एक टॉपिक में इतना सारा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इकोनॉमिक्स, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्यूशन आपको इतना नहीं बताएंगे। मेरे वादा है मेरे डियर स्टूडेंट, कोई भी आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे जितना आपको मिसाइल क्लासेस में बताया जा रहा है। तो अभी तक जो जो कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 7। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा, और जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप पढ़िए। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इतना पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ना हो जो देखने को ना मिले। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर ईमानदारी के साथ पढ़े। मैं बार बार एक ही बात बताना चाहता हूँ बार बार कि आप लोग थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़े, ताकि पढ़ने के बाद महसूस हो कि हाँ आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, सारणी परिणाम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंकड़ों की एक से अधिक विशेषता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहाँ देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। आंकड़ों की एक से अधिक विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुपात और प्रतिशत में बदले आंकड़े होते हैं। जो अनुपात और प्रतिशत में बदले आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पन्न सारणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि सारणी का प्रकार कौन नहीं है। जो आपको 4 स्टेटमेंट दिया है उनमें से आपसे पूछ रहे हैं कि सारणी का कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सारणी से रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कौन सारणी से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अशुद्धियों की जांच तुलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारणी के महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी सारणी में 2 तरह की सूचना प्राप्त होती है तो वह कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुण सारणी, डबल टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सारणी का आधार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालिका, टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन पर मैं VVI लगा रहा हूँ मेरे डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आप लोग खास करके देखें। पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम, डैश क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारणी या टेबुलेशन। जो हम लोग रो और कॉलम देखते हैं ये इसको कहते हैं टेबुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं। जो आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है डायग्राम, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट।
या हम लोग बोल सकते हैं पाई चित्र, या हम लोग बोल सकते हैं पाई डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारणी के पंक्तियों का शीर्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभी शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना के स्रोत लिखे जाता है। रेडियो स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूचना के स्रोत लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारणी के अंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, शीर्षक के नीचे लिखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य नोट, हेड नोट। शीर्षक के नीचे लिखा जाता है मुख्य नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सारणी का महत्व है, मेरिट ऑफ टेबल इज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सारणी का उचित आकार किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर किंग। प्रोफेसर किंग ने ही सारणी का उचित आकार कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुगुण सारणी में होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलमों और पंक्तियों के रूप में सम्मकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारणीय या टेबुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा टेबुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सारणीय की सहायता से सम्मकों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई, परमानेंट। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग देखे चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं वही सब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते मेरे डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट का अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको पढ़ने में कैसे लग रहे हैं, या कुछ बताने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हर तरह के प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके आप लोगों को बता सकता हूं मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन, आयत चित्र है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय आरेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दंड चित्र है, बार डायग्राम इज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिम रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविमा चित्र कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार आने वाले को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे टेस्ट में कल में बताया था। मध्य माध्यिका बहुलक और रेंज से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे टेस्ट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लाजवाब क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2018 का हो, 19 का हो, या 20 का हो, या आने वाले 2021 में हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक। मोड, मेरे डिस्कशन में कल बता चुका हूँ कि मोड, मिलियन, मिड का मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार मध्य माध्यिका बहुलक निकाले जाते हैं आंकड़े से, वो भी बताऊंगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। औजाइवी खोज सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं या कितने डिग्री के, अगर अब यहाँ आपको डिग्री भी दिखा रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री। क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट कोई भी चित्र वृत्त में 360 डिग्री के कोण बनते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि एक वृत्तीय चित्र में कुल अंश होते हैं। अगर अंश पूछे तो मेरे डियर स्टूडेंट 1, 2 और 3 और 4 देंगे। अगर डिग्री पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड आरेख डैश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक विमीय आरेख है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तरणों के द्वारा आलेखीय रूप में निम्नलिखित की स्थिति जानी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट, आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखीय चित्र प्रस्तुतिकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न लाजवाब क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश चित्र गोलाकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृत्तीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न तो लाजवाब क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र का कुल कितने डिग्री के कोण होते हैं। मैं अभी बता चुका हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि कितने अंश होते हैं वृत्त में, तो अंश में लिखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट कि अंश में 4 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर डिग्री में पूछे तो 360 और अंश पूछे तो चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मदों मासिक व्यय का प्रदर्शन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइप या पाई चार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1% मूल वृत्त पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6। जी मेरे डियर स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं 360, अगर उसको 100 से हम डिवाइड करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6 डिग्री। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 1% बराबर कितना डिग्री होते हैं, तो 3.6 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन काल श्रेणी होंगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रिमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरल दंड चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर दंड चित्र में तुलना का आधार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चौड़ाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजाइव वक्र को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संचयी आवृत्ति वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इतना खास नहीं है मेरे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, हो सके तो अगर आ जाए एग्जाम में। आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखीय रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुलक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी संग्रहण और संगठन। मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखें चैप्टर देखें 7 और 8, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 और 10। जो कैंडिडेट को कोई भी टॉपिक पर, कोई भी सब्जेक्ट पर अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताएं ये चैनल के बारे में। मेरे डियर स्टूडेंट, मिसाल क्लासेस के चैनल को जो कैंडिडेट अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वह सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन को या अपने पड़ोसी में रहने वाले जो भी कैंडिडेट आर्ट्स से रिलेटेड है उनको शेयर करें, ताकि वो घर बैठे आराम से मेरे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 और 8, फिर हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 और 10। हम लोग इस प्रकार पढ़ते रहेंगे जब तक मेरे डियर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के टॉपिक को ख़त्म ना हो जाए। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर कॉमर्स से भी रिलेटेड है तो वो भी आराम से ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स के इकोनॉमिक्स सेम होते हैं। 11 क्लास से रिलेटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स से लेकर पढ़ रहे हैं, सभी को आराम से घर बैठे मोबाइल में आप देख कर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए सभी को ये वीडियो प्लीज़ करके आप लोग शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चैप्टर 9 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पे मैं वीवीआई लगाऊंगा मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हमको अच्छी तरह से मालूम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई अक्ष का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटि अक्ष। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। मेरे डियर स्टूडेंट जो 4 आप देख रहे हैं, अगर कोई कहे कि आप प्रूव करके दिखाइए 4 कैसे होते हैं, तो आप लोग आराम से लिखिएगा। एक वाई अक्ष बनाइएगा, एक एक्स अक्ष बनाएंगे और 1 2 3 4 इधर होते हैं नेगेटिव मेरे डियर स्टूडेंट और इधर होते हैं पॉजिटिव। ये भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्या सत्य है? आपके सामने 4 इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स कोमा वाई तथा ओ ग्राफ पर होते हैं। जी मेरे डियर स्टूडेंट, एक्स कोमा वाई तथा ओ ग्राफ पर होते हैं। जो जिस तरह जो आप देख रहे हैं, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और यहाँ होते हैं 0। तो यही बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि एक्स कोमा वाई तथा 0 ग्राफ में होते हैं। ये मेरा 0 है, ये वाई है, यहीं पर होते हैं एक्स अक्ष। यही आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम आधार रेखा के प्रयोग से कौन सी असुविधाएं दूर नहीं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक श्रम और धन का उपयोग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, औजाइव वक्र का दूसरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचयी आवृत्ति वक्र। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक औजाइव वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यिका की गणना का आधार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औजाइव वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। औजाइव को मेरे डियर स्टूडेंट हम लोग पॉलीगन में बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में औजाइव नहीं दिया रहे तो हम लोग पॉलीगन को हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जब हम कालिक श्रेणी ग्राफ की रचना करते हैं तो एक्स अक्ष पर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम, जिसे हम लोग समय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयत प्रस्तुति करता है। इसका सही उत्तर होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में उतना पूछे नहीं गए हैं, फिर भी मैं आंसर बता देना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, काल श्रेणी है, टाइम सीरीज इज डैश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाई अक्ष का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कोटि अक्ष, ऑर्डिनेट। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु रेखा बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु रेखीय चित्रण की सीमा है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समझने में कठिनाई, बृहद आवृत्ति, दुरुपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल श्रेणी को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने वाले चित्र का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिक ग्राफ, टाइम डायग्राम, टाइमली डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु रेखा बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ पेपर। मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि आपको जितना मिसाइल क्लासेस में इंटरमीडिएट के आर्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, आर्ट्स के हर एक सब्जेक्ट को जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी कोचिंग सेंटर आपको इस तरह नहीं बताएंगे। चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कोचिंग सेंटर कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट पर पढ़ रहे हैं, वादा करता हूं मेरे डियर स्टूडेंट कि जितना आपको मिसाइल क्लासेस में बताया जा रहा है, उतना आपको किसी भी चैनल पर या किसी भी कोचिंग पर आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि यही सब क्वेश्चन आएंगे। मैं बता देना चाहता हूं, जो क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है वो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक हम लोग देखेंगे कि एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं, वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जब हम लोग नज़दीक एग्जाम हो जाएंगे तब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी बताया मैंने मेरे डियर स्टूडेंट कि एक एक्स अक्ष होते हैं, एक वाई अक्ष होते हैं और इसका 4 चरण में डिवाइड करते हैं। अगर कहा जाए कि बायां चरण में पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो नेगेटिव, और दायां में पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण के द्वारा आलेखीय रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मेरे डियर स्टूडेंट, आप जो देख रहे हैं बहुलक, मीन, माध्यिका, मीडियन, मध्य, मोड, ये जो मेरे है ना मेरे डियर स्टूडेंट, ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आएंगे कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स में मध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड को एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से मैथ के टाइप से पूछे जाते हैं, जो हम लोग एक अलग से वीडियो पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चैप्टर 9 का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। बहुलक की गणना का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति आयत चित्र। तो चलिए अभी तक हम लोग देखें चैप्टर 9, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 10 मेरे डियर स्टूडेंट मेरे अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मध्य, माध्यिका, बहुलक के न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो लोग उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई एक अलग वीडियो से हम लोग मोड, मिलियन, मीड को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मोड, मिलियन, मीड से हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 10 कि किस प्रकार चैप्टर 10 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है चैप्टर 10 का, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे प्रचलित माप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसको छोड़ सकते हैं। ये जो मेरे डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, ये यदि सिग्मा एक्स इक्वल टू 5015 एवं n इक्वल टू 5 हो तो x का मान क्या होगा? तो ये जो नंबरिकल मेरे डियर स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं इनके लिए एक अलग से बार बार कह रहा हूँ कि नंबरिकल के लिए मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। किस प्रकार एग्जाम में नंबरिकल से क्वेश्चन एग्जाम इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग देखेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो मैं इनका आंसर भी बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से बनेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन n। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया है 5015 और दिया है n का वैल्यू 5। तो 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये बना है कि कैसे 10 आंसर होगा। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिग्मा लिखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले कि सिग्मा लिखा है मेरे डियर स्टूडेंट कि सिग्मा एक्स का बट्टा n फार्मूला होते हैं। तो इसका जो होता है 5050 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 5 दिए हैं। तो 5
10 जा 15, तो बोल सकते हैं हम लोग कि राइट आंसर हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरी तरफ से लाजवाब क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग अंतराल। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट अगर है तो हम इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो दिया है कि यदि 6 परिवारों की मासिक आय 16,000, 1600, 1500, 1400, 1625, 1630 दिया है, तो औसत मासिक क्या है? तो मेरे डियर स्टूडेंट मैं बता देना चाह रहा हूँ, तो हम लोग लिखेंगे आराम से 1600 अब प्लस 1500 प्लस 1400 अब प्लस 1300। तो इस प्रकार हम लोग सबको ऐड करने के बाद जितना आएंगे उनके डिजिट से डिवाइड कर देंगे। तो डिजिट मेरा कितना दिया हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट? तो दिया हुआ है 6। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार पूछे जाएंगे। दिया है कि यदि 6 परिवारों की मासिक आय, इनके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। मैं एक अलग से बार कह रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उनके लिए। एक अच्छा सा वीडियो होंगे जिसमें सिर्फ मोड मिल एंड मेड किस प्रकार न्यूमेरिकल एग्जाम इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आ ही गया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बनते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ना 1600, 1500, 1400, 1625, 1630, इनके लिए मासिक आय आपसे पूछ रहे हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट सबको हम लोग ऐड करेंगे, 1600 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1625 को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जितना भी डिजिट आए मेरे डियर स्टूडेंट उनको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, उनके नंबर से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि उनका नंबर दिया हुआ है 6। उनके नंबर से हम डिवाइड जब करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1547। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, आप टेंशन मत लीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैं वो बार कह रहा हूँ कि अलग से बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ना टेंशन लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं आपसे कि समांतर मध्य से सूत्र, आपके सामने ये सूत्र दिया है मेरे डियर स्टूडेंट, का सूत्र दिया है। कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सूत्र किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पित माध्य का। अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है सामूहिक माध्य का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने कि 25, 30, 18, x और 24 एवं 30 का माध्य अगर 22 है तो x का मान क्या होगा? तो मेरे डियर स्टूडेंट मैं बार कह रहा हूँ कि इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको बताना भी जरूरी है क्योंकि थोड़ा हिंट देना भी जरूरी है। तो चलिए हम थोड़ा बता देते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट दिया है कि 25 सबको ऐड करेंगे, 25 प्लस 20 प्लस 80 प्लस x अब प्लस 24 अब प्लस इधर प्लस कर देते हैं मेरे डियर स्टूडेंट प्लस 30 इक्वल टू दिया हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट 22। और एवरेज या मध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि सभी का योग अब बट्टा संख्या कितना होता है 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 से डिवाइड करेंगे जी मेरे डियर स्टूडेंट, हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो इधर जब हम 6 से मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इधर आते हैं 132 इक्वल टू बोल सकते हैं 117। सबको जब ऐड करेंगे तो आते हैं 117 अब प्लस x और x इक्वल टू मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जब 132 से 117 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 1515 जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जी मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सभी ऑप्शन गलत है, आप बिल्कुल ऑप्शन के ऊपर ना देखें क्योंकि इसका रूल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 15 जी मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया है मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा 15। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं इनके लिए अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ग सीमा के मध्य बिंदु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दिया है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं फिर मध्य से पूछ दिया है। तो चलिए इनके बारे में आज जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि मैं अलग से एक वीडियो बनाकर लाएंगे, उनके लिए आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं कि 11 नंबर में क्या पूछे गए हैं। 11 नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि समांतर मध्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, श्रेणी के व्यक्तिक्रम पदों के समांतर मध्य के लिए विचलन का योग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट दिया हुआ है, यदि दिया है कि x इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 7 तो सिग्मा x का मान होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि x सिग्मा का फॉर्मूला होता है। आप कुछ मत दीजिएगा, हम जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बताएंगे उस टाइम आपको बता देंगे। तो फिलहाल आप कीजिएंगे कि 14 इंटू 7, 14 सत्ते 98, इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना कर लाऊंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना ले, बार बार मैं कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, चरों के योग को संबंधित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा एक्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, समांतर मध्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी संबंध माप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप तो देख रहे हैं कि रिपीट हो चुका है, जिसमें रेखा नहीं बनते हैं, ग्राफ नहीं बनते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्य चरम मूल्य से प्रभावित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी के व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग 0 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर मध्य से। अगला प्रश्न फिर से आपको सामने दिया है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, और मध्य पूछ रहे हैं आपसे, मीन्स पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से मीन्स निकाले जाते हैं। मेरे टेस्ट में अभी कह रहा हूँ, बार बार बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे मीन्स आपको कहे तो आप सबको इक्वल कर देंगे। 1 + 3 + 5 + 7 अब +9 सबको ऐड करेंगे तो 16 × 5 21, 21 और 4 25। जी मेरे टेस्ट में इसका 25 योग करने के बाद आते हैं 25, योग का बटा होते हैं संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, तो इनको भी थोड़ा हम लोग मायने रखते हैं। और अगला प्रश्न दिया है, फिर न्यूमेरिकल का प्रश्न दे दिया है मेरे डियर स्टूडेंट, यदि श्रेणी का समांतर मध्य 20 है तब श्रेणी में x का मूल्य है। फिर से एक बार दे दिए। तो चलिए मैं लास्ट प्रश्न है चैप्टर 10 का, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे चैप्टर 11 और 12 को। तो लास्ट प्रश्न को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ सबको आप ऐड कीजिएगा, 10 + 15 और प्लस x प्लस 20 और +30 दिया है मेरे डियर स्टूडेंट, और आपसे इनका मध्य दिया हुआ है 2020, और डिवाइडेड बाय में कह रहा था कि सबका सम, सबका योग अपटा संख्या। तो संख्या देखते हैं कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 5 को जब 20 से डिवाइड करते हैं तो मेरे डियर स्टूडेंट आता है 100। कितना आते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, आते हैं 100। तो 100 इक्वल टू बोल सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट कि इनको जब जोड़ेंगे 30 20 50 60 70 75, 75 प्लस x बोल सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, 75 प्लस x बोल सकते हैं। तो 75 प्लस x जब 100 अब माइनस x को इधर लाएंगे तो 75 इक्वल टू x, और x इक्वल टू राइट आंसर 25। जी मेरे डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू राइट आंसर 25। आप लोग सोच रहे हैं कि सर इतना मैथ बता रहे हैं इसी न्यूमेरिकल पर। मेरे डियर स्टूडेंट मैं बोर्ड पर लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने कि किस तरह से मध्य का और बहुलक निकाले जाते हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए कि किस प्रकार से एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं किस प्रकार से बनेंगे या कैसे बनाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं बोर्ड पर लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सर कि बोर्ड पर आप लेकर आए हैं कि कैसे मोड मिल एंड मीट को 11 क्लास से रिलेटेड आर्ट्स में पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अभी तक जो कैंडिडेट मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड को या भाई बहन जो भी कैंडिडेट इकोनॉमिक्स का सेक्शन 1 ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग कोई भी एक दूसरा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 11 और 12, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
एग्जाम में पूछते हैं वही सब हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, जिस जिस क्वेश्चन पर मैंने VVI लगाएंगे वो क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा खास करके ध्यान दें, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन सी माप जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माध्यिका को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति संबंधित माध्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, कपड़ों के औसत आकार के लिए उपयुक्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक। जी मेरे स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है, दिए हुए चरों का औसत मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मध्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका, मीडियन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है, माध्यिका का मूल्य बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जो बार बार आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन में डिस्टेंट नंबरिकल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो नंबरिकल क्वेश्चन को मैं फिलहाल अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि नंबरिकल के लिए मैं बोले थे आप लोगों को कि एक अलग से वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, n/4 वह पद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मोड। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आपसे फाइंड मोड बोल रहे हैं कि मोड का मतलब होता है मेरे डियर स्टूडेंट जो बार बार आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 10 तो दिया है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बारे में तो कोई हम लोग को सोचना ही नहीं है। और दिया है 20, इसमें इस संख्या में तो 20 है नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिया है 15, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5। मोड को हम लोग हिंदी में बहुलक भी बोलते हैं। अब बहुलक का मतलब होता है मेरे डियर स्टूडेंट जो बार बार आते हैं, वो हम लोग थोड़ा खास करके ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यिका आंकड़ों का डैश में बढ़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूयिष्ठ मतलब होता है मेरे डियर स्टूडेंट बहुलक। बहुलक माध्य और माध्यिका का संबंध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, x = m = z। अगला प्रश्न है, माध्यिका है z = 16। इसके लिए मैं डियर स्टूडेंट में एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक माध्यिका, बहुलक और रेंज का एक वीडियो लेकर आऊँगा मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल ना चिंता करें, क्योंकि माध्यिका बहुलक से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर माध्य कोमा माध्यिका तथा बहुलक बराबर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सममित। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है? जी मेरे स्टूडेंट, जो माध्यिका के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, ये मेरे तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। जी मेरे स्टूडेंट, ये गलत दिया हुआ है, ये डिसेंडिंग नहीं होगा क्योंकि असेंडिंग होगा, क्योंकि घटते क्रम में सजाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, Q1 चतुर्थांक प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, निम्न चतुर्थांश भी और प्रथम चतुर्थांश भी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है,
छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए उचित मध्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरम मध्यों को उपस्थित से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर मध्य। अगला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट एग्जाम में उतना खास नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट अभी तक हम लोग देखे चैप्टर 11, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 से किस किस क्वेश्चन से एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए, चैप्टर 12 का पहला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, और अभी तक पूछे भी गए हैं। अभी तक जो कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को इतना सारा शेयर करें मेरे डियर स्टूडेंट कि जहाँ जहाँ भी कोई भी कैंडिडेट आर्ट्स से रिलेटेड हो और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड है, और वो आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स या कोई कोर हो या इलेक्टिव कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं और ट्यूशन वगैरह नहीं कर पा रहे, तो मेरे स्टूडेंट उन कैंडिडेट को खास करके ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि वह घर बैठे भी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 का आज पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न मेरे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि लिखा है चतुर्थक विचलन का सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Q3 - Q2 बट्टा 2। बिल्कुल अब इसको याद रखें मेरे स्टूडेंट। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखें मेरे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है मेरे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि सापेक्ष माप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर मध्य से विचलन का बीजगणितीय योग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। जी मेरे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक है। जी मेरे स्टूडेंट, इनका पूछ रहे हैं कि विस्तार गुणांक कितना है। तो मैं फिर से वो बता देना चाहता हूँ कि जितना सारा क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आप लोग देख के घबरा जा रहे हैं कि किस प्रकार बनेंगे, कैसे बनाएंगे, एग्ज़ाम अगर आ गए तो कैसे हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं फिर से वो बता देना चाहता हूँ कि मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जो मध्य का बहुलक, रेंज और न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे। तो आप लोग बिल्कुल ना टेंशन लें। हम एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो मध्य का और बहुलक से पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदों के विचरण का माप ही अपरिकरण है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? ये सब क्वेश्चन इतना में नहीं पूछे जाते मेरे डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन इतना में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसका आंसर होगा कार्ल पिनियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाप विचलन की गणना सदैव की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य से। अपरिमीकरण का आप माप दिए हुए वितरण की आवृत्तियों से स्वतंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि जेक 2019 में पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न है, परमाणु विचलन का सूत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √σdx2/n। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2019 में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक, विस्तार या प्रास ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं, या क्या बोलते हैं इसे हम रेंज भी बोल सकते हैं या परिसर भी हम कह सकते हैं। तो परिसर का फॉर्मूला आता है मेरे डियर स्टूडेंट उच्च माइनस निम्न। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च माइनस निम्न। अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अपकिरण पदों के विचलन का माप है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाउलिन।
विस्तार गुणांक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L-S बाय L+S। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष माप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार। विस्तार को हम लोग रेंज भी कह सकते हैं या परिसर भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न दिया है कि रेंज ज्ञात करें। तो चलिए जब एक क्वेश्चन आ ही गया तो मैं अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं बताया है मेरे डियर स्टूडेंट, तो एक न्यूमेरिकल बता देना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि रेंज ज्ञात करें, तो रेंज का फॉर्मूला होता है मेरे डियर स्टूडेंट उच्च माइनस निम्न। तो सबसे ज़्यादा आप किसको देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं 400। तो 400 अब माइनस जो सबसे निम्न होते हैं उससे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो सबसे निम्न क्या है 210, तो इससे 210 से माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार मेरा आंसर आ जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 190। राइट आंसर होगा 190। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा 190। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर मध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणित योग होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक सदैव होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। खुले सिरे वाले वर्गों में अपरिकरण का उपयुक्त माप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थक विचलन। तो मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोग देखें चैप्टर 11 और चैप्टर 12, जिससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हम लोग उसको देखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट चैप्टर 13 और चैप्टर 14। चैप्टर 13 और 14 देखने के बाद हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी तक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हम लोग उसके बाद देखेंगे हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर को देखेंगे। उसके बाद मेरे डियर स्टूडेंट अगर कोई कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मेरा ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए भी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर। तो मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोग चैप्टर 11 और चैप्टर 12 देखें, जो मोस्ट और 14 जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी सब को छोड़ देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी हम लोगों के सामने बहुत नज़दीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन पर मैंने VVI लगाएंगे वो क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम से पहले खास करके ध्यान दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और 13 चैप्टर का पहला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट कि स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध के सूत्र को पूरा करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n⁻n। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, तो इन सब को बिल्कुल आप ना सोचें कि ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मेरे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 2020 में पूछे गए थे। जो कैंडिडेट 2020 में एग्जाम दिए हैं ये क्वेश्चन उन लोगों को जरूर देखने को मिला था। सहसंबंध गुणांक सदैव होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -1 और +1 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सहसंबंध का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेषण। अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट। आपसे पूछ रहे हैं स्पीयरमैन का संबंध गुणांक सूत्र है, फॉर्मूला पूछ रहे हैं स्पीयरमैन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R = 1 + 6 सिग्मा d² अपॉन n × n² - 1 इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है सहसंबंध के संदर्भ में R = 1 - 1 क्या दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की वैज्ञानिक रीति का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पियर्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं मेरे टेस्ट में। जो क्वेश्चन पर मैं वीवीआई लगाएंगे वो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा खास करके ध्यान दें। तो जब दो चरों के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव समान रहता है तो उनके मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय सहसंबंध। अगला प्रश्न है यदि दो चर के बीच सहसंबंध शून्य हो तो इसका तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी मेरे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंबंध की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतरकोटि रीति किसकी देन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी मेरे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट कि कद या फुटों में तथा वजन किलोग्राम के बीच सहसंबंध की गुणांक इकाई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, किलोग्राम बाय फुट या प्रतिशत। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है सरल सहसंबंध गुणांक का प्रास निम्नलिखित होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1 से +1 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे टेस्ट में, इसको छोड़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एग्जाम उतना नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन 18 में खास करके ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक की सीमा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, +-1। ये सब खास करके मेरे टेस्ट में ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे मालूम है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। यदि r = +-1 हो तो सहसंबंध कहलाता है। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साधारण सहसंबंध में हम अध्ययन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल चरों का। तो मेरे स्टूडेंट अभी तक हम लोग देखें चैप्टर 13 के क्वेश्चन को आज, और उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 के क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट में से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वही सब आपको बताया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखें कि मैंने आंसर नहीं बताए क्योंकि ये सब क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो मेरे स्टूडेंट अभी तक जो कैंडिडेट लाइक नहीं किए तो कृपया करके वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि मेरे स्टूडेंट सभी भाई बहन घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उनके लिए ये सब दिक्कत हो जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाना, इंस्टीट्यूट जाना। इसलिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्यूशन आपको इतना नहीं बताया होगा मेरे स्टूडेंट। आप खुद पढ़िए ईमानदारी के साथ, पर शर्त है मेरे स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 14 का। तो 14 का पहला प्रश्न है ना मेरे स्टूडेंट, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय निर्देशक के आकलन में Q0 प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी मेरे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्देशांक का गुणांक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त। अगला प्रश्न है आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है मेरे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। अगला प्रश्न देखते हैं सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होता है इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट ये सब, लेकिन हाँ 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी वस्तु जिसका सूचांक में कम भार है उसकी कीमत में परिवर्तन से सूचकांक में कैसा परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी मेरे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम। अगला प्रश्न है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस पद के लिए उच्चतम भार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी 100। अगला प्रश्न देख रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न देख रहे हैं आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से रिलेटेड है। यदि कीमतों में 10% वृद्धि होने पर मजदूर में 20% की वृद्धि हो तो वास्तविक मजदूर वृद्धि है। तो मेरे डियर स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा। आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि मैंने अभी तक मोड, मिलियन, मिड नहीं बताए हैं मेरे डियर स्टूडेंट, तो वो सबको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे डियर स्टूडेंट चलिए देखते हैं 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10% से कम। अब बिल्कुल टेंशन ना ले क्योंकि न्यूमेरिकल का एक अलग टॉपिक होंगे। अगला प्रश्न है फिशर का सूचकांक संतुष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन तो मेरे डियर स्टूडेंट मेरे तरफ से लाजवाब क्वेश्चन है। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक या सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब याद रखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आप देख रहे हैं ना, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सब बिल्कुल याद रखें। अगला क्वेश्चन है किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधार वर्ष चुनने की समस्या किसकी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देशांक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश सरकार को वेतन नीति बनाने के लिए उपयोग होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन निर्वाह संबंधित निर्देशांक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकांश भारतीय सूचकांक में भार का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुदरा कीमत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट P0 बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष की कीमत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और चैप्टर 14 का आज लास्ट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी एक दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे, चाहे वो हिंदी इलेक्टिव हो या इंग्लिश कोर हो या मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक तो हम लोग पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पढ़े हैं, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड होंगे। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, किसके सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशर। जी मेरे डियर स्टूडेंट आज तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 और 14। उसके बाद हम लोग दोस्तों अभी ब्रेक करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक भी इकोनॉमिक्स में बचे हुए हैं, तो वह सबको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे डियर में मेरा बताने का मकसद ये है कि अभी तक हम लोग पॉलिटिकल से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल से रिलेटेड या कोई अलग टॉपिक जैसे मान लेते हैं कि हिंदी इलेक्टिव या इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड या जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक या कोई भी एक भी टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट अभी तक जो कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किया मिसाल क्लास के चैनल को, तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए मैं दूसरा वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे डियर स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।